हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का काफ़ी आसान चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअल में क्या है? बच्चे पहली बार 11th में अकाउंट्स पढ़ते हैं। बच्चे पहली बार 10th के बाद जब आते हैं तो पहली बार उन्हें कॉमर्स सीखने को मिलती है। आप चाहे मैथ ले लो, चाहे साइंस ले लो, इवन आप ह्यूमैनिटीज़ के भी सब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे वो आर्ट्स हो चाहे वो साइंस हो, जो कि मैथ और बायो। बच्चा पहले से कहीं ना कहीं पढ़ रहा होता है, 8th 9th 10th में वो टच रहता है उसका, वो अच्छे से जानता है उसके बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से जानता है। बट अकाउंट्स वो 10th के बाद पहली बार 11th में पढ़ता है, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानता है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को बच्चा सीख जाए, अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को बच्चा सीख जाए, इसके लिए एक चैप्टर डाला गया है अकाउंटिंग इक्वेशन। सिर्फ और सिर्फ बच्चा बेसिक समझ जाए, वरना इसका फ्यूचर में ऐसा कोई काम नहीं है, बस वो बेसिक समझ जाए, इसलिए 11th क्लास में डाला गया है। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन का एक्चुअल में मतलब है इक्वेशन मींस, तो आप जानते हैं लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर हो, इक्वेशन बोलते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इज इक्वल टू होगी लाइबिलिटी। सिंपल। यहां पर बस इतना है कि एसेट लाइबिलिटी के बराबर होगी। अब चूंकि बच्चे 11th क्लास में आते हैं, उन्हें यह भी नहीं पता होता कि एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, और ये उनकी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्ट ही किया उन्होंने, है ना। तो एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं? सबसे पहले मैं बेसिक नॉर्मल जल्दी से बोल देता हूं। एसेट्स मतलब, मैं हमेशा कहता हूं, आपका जिस चीज पे अधिकार है वो आपकी एसेट है। आपका जिस चीज पे अधिकार है वो आपकी एसेट है। जैसे कि अभी जिस मोबाइल से आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, वो मोबाइल आपका है, ये आपकी एसेट है। इसके साथ साथ आप जिस चेयर पर बैठे हुए हैं, जिस फर्नीचर पे बैठे हुए हैं, जिस सोफे पर बैठे हुए हैं, उसे फर्नीचर बोला जाता है। ये जो फर्नीचर अगर आपका खुद का ही है, आपके पिताजी का बनाया हुआ है, आपका खुद की ही प्रॉपर्टी है फर्नीचर, किसी और से मांग कर नहीं लाए, इसका मतलब वो फर्नीचर आपकी एसेट है। और अगर ऐसा हुआ हो कि जिस चेयर पे आप बैठे हुए हैं वो किसी से अभी ये वीडियो देखने के लिए आप कहीं से मांग कर लाएं, तो फिर वो आपकी एसेट नहीं है। सिंपल सी बात। अगर मांग कर लाएं और वो चेयर वापस करनी पड़ेगी तो वो एसेट नहीं, लाइबिलिटी है। सिंपल सी बात। तो एसेट क्या होती है? जिस पर आपका अधिकार हो वो एसेट है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मेरे पास ये मेरा बोर्ड, ये मेरा एसी लगा हुआ है, ये मेरा मार्कर, मेरा मोबाइल, मेरा स्कूल बैग, मेरी बोतल, ये सब मेरी एसेट है। मेरी बिल्डिंग, मेरी मशीन, ये सब एसेट है। सिंपल सी बात। अच्छा, ये अभी मैंने एक नॉर्मल बात बताई है, ये नहीं कि मैं एसेट्स के बारे में डिफाइन करने लगा हूं कि एसेट्स क्या है। एक नॉर्मल बात इस चैप्टर को समझने के लिए, क्या एसेट्स क्या है जिस पे आपका अधिकार है, जैसे कि बिल्डिंग, मशीन, मोबाइल वगैरह, है ना। अच्छा, लाइबिलिटी क्या है? आपने किसी से, ऐसे समझ लो कि मैंने किसी से कुछ उधार पैसे ले रखे हैं, या उधार ले रखे हैं, या फिर मुझे किसी का कुछ लौटाना है। बस वो जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, वो जो मेरी जिम्मेदारी है, वो जो मेरी जिम्मेदारी है, वो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस वो क्या है? लाइबिलिटी। सिंपल सी बात। जैसे जैसे मेरे बिजनेस ने मार्केट से जाकर एक शॉप से, किसी शॉप से एक एसी खरीदा, एसी परचेज किया। तो ये एसी जो मेरे बिजनेस के अंदर लगने को आ रहा है, मेरे बिजनेस का इस पे अधिकार है, एसेट है। और साथ ही साथ मेरा बिजनेस फिर गया कहां पर? एक बैंक। मेरा बिजनेस एक बैंक गया और बैंक से जाकर कुछ पैसे उधार ले लिए हैं, यानी कि लोन ले लिया है, और ये लोन कुछ दिन बाद वापस भी करना पड़ेगा। तो बस ये क्या है? ये मेरी लाइबिलिटी है।
ये लाइबिलिटी है। सिंपल। तो सिंपल आप समझ गए, एसेट और लाइबिलिटी क्या है? नॉर्मली जिस पे हमारा अधिकार हो एसेट, जो हमारी जिम्मेदारियां हो लाइबिलिटी। अब एक्चुअल में एसेट बराबर लाइबिलिटी के कैसे हो जाती है, सबसे पहले आपको यही समझना होगा कि एसेट्स लाइबिलिटी के बराबर क्यों होती है। अगर आपने ये समझ लिया एसेट लाइबिलिटी के बराबर क्यों होती है, तो ये चैप्टर आपके लिए काफी आसान है। क्या? इसे ऐसे समझो, तीन दोस्त, तीन दोस्त या एक काम करते चार दोस्त, चार दोस्तों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि एक बिजनेस शुरू करेंगे। सिंपल। जो ये बिजनेस करना चाहते हैं, जिस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं, जिस चीज का धंधा करना चाहते हैं, उस धंधे को शुरू करने के लिए लगभग 80 लाख रुपए खर्च होंगे। सिंपल। और इन चारों ने सोच रखा है कि हम चारों मिलकर वो धंधा शुरू करेंगे और चारों बराबर बराबर के मालिक बनना चाहते हैं। इसका मतलब 20 लाख ये लगाएगा, 20 लाख ये लगाएगा, 20 लाख ये लगाएगा और 20 लाख ये लगाएगा। अब जरा सोच के देखिए, ये जो 80 लाख रुपए इन चारों ने जो इंतजाम कर लिया है, इंतजाम करके क्या, एक बोरी में 80 लाख भर के और चारों इंतजाम कर लेंगे, क्या धंधा शुरू हो जाएगा? क्या नहीं। धंधा कैसे शुरू होगा? इस 80 लाख रुपए से सबसे पहले क्या क्या खरीदा जाएगा? इस 80 लाख से एक बिल्डिंग खरीदी जाएगी सबसे पहले, क्योंकि धंधा शुरू करने के लिए एक बिल्डिंग की जरूरत है, मतलब एक दुकान की जरूरत है, और दुकान मतलब एक बिल्डिंग खरीदनी। अच्छा, बिल्डिंग सबसे कॉस्टली चीज बिजनेस शुरू करने के लिए यही होगी। एक बिल्डिंग हमने 50 लाख रुपए की खरीद ली। अच्छा, साथ ही साथ इसके बाद, बिल्डिंग के बाद उस बिल्डिंग में शोरूम बनाना है, तो शोरूम बनाने के लिए फर्नीचर खरीदना होगा, है ना? फर्नीचर 10 लाख रुपए का लग गया उस बिल्डिंग के अंदर। इसके बाद कुछ मशीन की भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मैं आपको बता दूं मशीन का मतलब क्या हो सकता है। मशीन का मतलब बिजनेस में लगने वाला एसी भी मशीन है, बिजनेस में लगने वाली पंखे भी मशीन है, बिजनेस में लगने वाला जनरेटर, लाइट चली जाती है बार बार, एक जनरेटर की जरूरत है, जनरेटर जो लग रहा है वो भी मशीन। सिंपल सी बात। साथ ही साथ जिस चीज का भी धंधा कर रहे हैं, कुछ मशीनों की जरूरत है जिससे माल जल्दी से पैक हो जाए, उनकी जरूरत है। जैसे आजकल तुम देखो, अच्छी स्वीट शॉप पर भी अगर आप देखो, आप कभी भी बीकानेर वाले पे गए हो तो देखो, बीकानेर वाले के पास भी कई मशीनें हैं जबकि स्वीट्स का काम कर रहे हैं। कैसे? कोई भी कस्टमर कहता है कि 1 किलो ये वाली मिठाई पैक कर दो, या कोई कस्टमर कोई और आइटम पैक करा रहा है, तो बीकानेर वाले पे कई मशीनें हैं जिससे वो तुरंत पैकिंग कर देते हैं डिब्बे की। साथ ही साथ आप इसमें ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे हम उससे जाकर कुछ, मैं एक बार गया था बीकानेर वाले के पास और वहां पर मैंने कहा कि 2 समोसे लगा दो, तो उसने फटाफट 2 समोसे गर्म करके दे दी। तो जिसमें गर्म कर रहा है वो भी एक मशीन है ना? तो बिजनेस चलाने के लिए हमें कुछ मशीनें भी खरीदनी होती हैं, और मैं कह रहा हूं वो सारी मशीन 5 लाख की आई। टोटल कितना रुपया खर्च हो चुका है? 65 लाख। सिंपल। अच्छा, इन्होंने टोटल 80 लाख रुपए का अरेंजमेंट करा है, तो कुछ सोच के ही करा होगा 80 लाख का अरेंजमेंट कि बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कितने कितने की आएंगी। टोटल 80 लाख की आएंगी। चारों ने 20-20 लाख इकट्ठे कर लिए। 50 लाख की बिल्डिंग, 10 का फर्नीचर, 5 की मशीन, 65 लाख। अच्छा, इसके बाद साथ ही साथ स्टॉक। अब सारी चीजें तैयार हो गई, शोरूम भी रेडी है, शोरूम के लिए बिल्डिंग भी है, शोरूम में बढ़िया फर्नीचर लग गया, शीशे वीशे बढ़िया सारी सेटिंग हो गई है, इसके बाद मशीनें भी लगा दी। अब जो कुछ बचा है, लगभग मैं कहूंगा कि 15 लाख रुपए का इन्होंने स्टॉक भी खरीद लिया है। तो अब टोटल कितने रुपए इन्होंने खर्च कर दिए? 80 लाख रुपए। सिंपल। तो इसका मतलब इन्हें 80 लाख रुपए का जो इंतजाम करना पड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए। आखिर बिजनेस शुरू करने के लिए उस 80 लाख से क्या क्या खरीदना पड़ा होगा? ये सारी चीजें खरीदनी पड़ी होंगी। सिंपल सी बात। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारी चीजें हैं क्या? ये सारी चीजें एसेट्स हैं। सिंपल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब इस बात को आप ऐसे समझो कि बिजनेस के अंदर ये है बिजनेस, इस बिजनेस के अंदर ए ने
इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। इसे आप ऐसे कह सकते हो कि कोई अमित है, बॉबी है और चिंटू है और ये दामोदर है, मतलब कोई भी नाम हो सकते हैं। मैं कह सकता हूं अमन है, शिवम है, रोहित है और ये मनोज है, पर मैंने ऐसे ना करके नाम लिख रखे हैं ए बी सी डी। सिंपल सी बात कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, चारों मिलकर एक धंधा शुरू करना चाह रहे हैं। अच्छा, धंधा शुरू करने का मतलब क्या है? इन्होंने ये 80 लाख रुपए धंधे के अंदर चारों ने लगा दिए होंगे। अच्छा, 80 लाख रुपए धंधे में लगाने का क्या मतलब है? बोरी में 80 लाख रुपए लेकर गए हैं और बिजनेस के अंदर एक नोटों से भरी हुई बोरी रख दी 80 लाख रुपए की। क्या धंधा शुरू हो जाएगा? नहीं। मालिकों का काम है बिजनेस में पैसा लगाना, सिंपल सी बात। इसलिए मालिक जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसे कैपिटल बोलते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं, सिंपल सी बात। और ये जो मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया है, ऐसे समझो कि मालिक ने बिजनेस में 80 लाख रुपए दे दिए हैं। अब इस 80 लाख से बिजनेस कैसे शुरू हुआ? अकाउंटिंग क्या कहता है? अकाउंटिंग एक्चुअल में ये कहता है, मेन प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे बच्चे ऐसे सोच रहे होते हैं, इसलिए उन्हें दिक्कत आती है इसे समझने में। हमारे बच्चे ऐसे सोच रहे होते हैं कि ए बी सी डी चारों लोग मिलकर 80 लाख रुपए इकट्ठे करे होंगे और 80 लाख रुपए से खुद बिजनेस करना शुरू कर दिया होगा, वहां बैठ गए होंगे दुकान में जाके। आपको ऐसे नहीं सोचना है एक पुराने मेथड से, आपको ऐसे समझना है कि ये लोग इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने बिजनेस को 80 लाख रुपए दे दिया है और बिजनेस के अंदर एक मैनेजर है जो बिजनेस को पूरे तरीके से मैनेज करता है, सिंपल सी बात। एक अकाउंटेंट है जो बिजनेस का हिसाब किताब रखता है, सिंपल। इसके बाद बिजनेस में कुछ एम्प्लॉय हैं जो बिजनेस के रोजाना के ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं, है ना, ऐसा करके ये कई लोग हैं। ये जो मैनेजर साहब हैं, ये मैनेजर साहब ने 80 लाख रुपया तो बिजनेस के अंदर आ गया। मैनेजर साहब ने बिल्डिंग खरीदी होगी, वो हैगी। मैनेजर साहब ने फर्नीचर का डिसीजन लिया होगा। मैनेजर साहब ने मशीन खरीदी होगी। इसके बाद स्टॉक, मैनेजर साहब ने ये सब कुछ खरीदा होगा। और ये जो कुछ है, ये सारी चीजें किसके लिए खरीदी थी? इस बिजनेस को चलाने के लिए। तो इस बिजनेस की ये सारी चीजें इस बिजनेस की एसेट है, क्योंकि इस बिजनेस का इन सारी चीजों पे अधिकार है। ये सारी चीजें मालिकों के लिए खरीदी गई थी या बिजनेस के लिए खरीदी गई थी? बिजनेस के लिए खरीदी गई थी। ये सारी चीजें बिजनेस के अंदर काम करेंगी, है ना। बिजनेस की बिल्डिंग कहलाएगी ये, बिजनेस का फर्नीचर है, बिजनेस में ये मशीनें काम करेंगी, ना कि मालिक के घर पे। और ये माल जो है बिजनेस के अंदर बिकेगा। तो ये सारी चीजें बिजनेस की हैं और ये सारी चीजें बिजनेस का इन सब पे अधिकार है। अधिकार मैंने तुम्हें बताया था क्या है? बिजनेस की एसेट। अच्छा, एक और बात, बिजनेस और मालिक इन दोनों को अलग अलग माना जाता है। तो आप जरा सोच के देखो, और साथ ही साथ आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कौन लोग हैं? ये पर्सन है, और इसको भी एक पर्सन माना जाता है, बिजनेस को भी, और इसको माना जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब आप इसे ऐसे समझो, ये भगवान ने बनाया और इस बिजनेस को इंसान ने बनाया। तो ये नेचुरल पर्सन है और ये आर्टिफिशियल पर्सन है। अच्छा, मैं यहां पर ये कोई नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पढ़ाना नहीं चाहता हूं, बट मुझे ये कुछ बातें करनी होंगी, तभी तुम अकाउंटिंग इक्वेशन को एक प्रैक्टिकली समझ पाओगे। अच्छा, अब एक और बात आप जरा सोच के देखो, ये भी एक इंसान है और ये तो इंसान है ही। इन चारों ने मिलकर 80 लाख किसी को उधार दे दिए, किसी इंसान को। अब सोच के देखो, जिस इंसान को ये 80 लाख मिले हैं, ये 80 लाख इस इंसान के, क्या ये इस इंसान का इस 80 लाख पे अधिकार है? नहीं। इस इंसान को 80 लाख मिले हैं, किस काम के लिए मिले? बिजनेस चलाने के लिए। और जिस दिन इनमें से कोई भी अपना पैसा मांगेगा,
इस बिजनेस को ये पैसा वापस करना पड़ेगा। इसलिए इस बिजनेस के ऊपर मालिकों की कैपिटल भी एक लायबिलिटी मानी जाती है। यानी कि इस बिजनेस के ऊपर ये मालिक भी एक लायबिलिटी की तरह होते हैं। यानी कि बिजनेस में जो भी पैसा लग रहा है उस बिजनेस की जिम्मेदारी है कि जब भी मालिक पैसा मांगे उसको वापस करना ही पड़ेगा। जब भी मालिक कहेगा मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा पैसा उस दुकान से बाहर निकालो, मैं इस दुकान में पैसा नहीं लगाना चाहता, मेरा जो भी लगा हुआ सारा वापस करो, उस बिजनेस को देना होगा। इसलिए बिजनेस के ऊपर मालिकों का पैसा एक लायबिलिटी है। इसका मतलब बिजनेस के पास दो चीजें हैं। अगर आप ध्यान से देखो, इन सब लोगों ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है वो पैसा बिजनेस की लायबिलिटी है, और उस पैसे से आखिर बिजनेस ने क्या खरीदा था? ये सारी चीजें, ये सारी जो चीजें खरीदी हैं, ये सारी चीजें बिजनेस के लिए काम कर रही हैं, बिजनेस की प्रॉपर्टी है। इसलिए ये सारी चीजें बिजनेस की एसेट है। और आप ध्यान से देखो कि जितनी भी एसेट खरीदी गई हैं वो टोटल कितने रुपए की हैं? 80 लाख। और ये खरीदी गई थी मालिक के पैसे से। मालिक के पैसे कितने हैं? 80 लाख। इसलिए एसेट हमेशा होती है लायबिलिटी के बराबर। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, इसमें मुझे एक और बहुत अच्छा सा एग्जांपल याद आता है जो और मैं डिस्कस कर दूं, फिर इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। एसेट लायबिलिटी के बराबर क्यों होती है ये समझना है आपको, जो कि आपने यहां समझा। अब एक और देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात ऐड कर दूं, क्या कि बिजनेस के पास हमेशा दो चीजें होंगी, बिजनेस की लायबिलिटी भी होगी और एसेट्स भी होगी। अच्छा, लायबिलिटी क्यों होगी? क्योंकि बिजनेस अपने मालिकों को भी ट्रीट करता है, बिजनेस अपने मालिकों को भी ट्रीट करता है लायबिलिटी के तौर पर। बिजनेस कहता है, मान लो कि मैं एक बिजनेस हूं और मैं कह रहा हूं कि मुझे मालिकों ने पैसा दिया है और उस पैसे से मैं बिजनेस को चलाता हूं और क्या नाम है, सारी चीजें खरीदता हूं। या आप ऐसा समझ लो, मैंने बोला मैं बिजनेस हूं, ये भी छोड़ो, आपको इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा होगा। मैं कहता हूं कि मैं एक मैनेजर हूं और मैंने इन चारों से कह रखा है कि आप लोग मुझ पे भरोसा करके एक बिजनेस की शुरुआत करो और मैं बिजनेस को एक बहुत ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। तो इन चारों ने भरोसा करके जो मुझे 80 लाख सौंपे हैं, वो 80 लाख मेरी जिम्मेदारी है या नहीं? जिम्मेदारी का मतलब मुझे किसी ना किसी दिन वापस तो करने ही पड़ेंगे 80 लाख रुपए। सिंपल सी बात। और साथ ही साथ इस 80 लाख से मैं अपने वाइज डिसीजन ले रहा हूं, अपने दिमाग से डिसीजन ले रहा हूं, अच्छे डिसीजन लेकर उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए बिल्डिंग खरीद रहा हूं, मशीन खरीद रहा हूं, फर्नीचर खरीद रहा हूं, स्टॉक खरीद रहा हूं। ये सारी चीजें एसेट हैं और बिजनेस के अंदर मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। तो मेरे पास दो चीजें हैं मेरे दिमाग में, एक तो ये चल रहा 80 लाख मालिक को देने, और एक ये चल रहा 80 लाख की एसेट है। तो एसेट हमेशा लायबिलिटी के बराबर होगी। सिंपल। अच्छा, एक और लास्ट एग्जांपल, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसे ऐसे समझो कि आपके फादर ने एक मकान बनाया हुआ है, एक घर है। अच्छा, ये घर लगभग मैं कह रहा हूं 1 करोड़ रुपए का बनाया हुआ है, 100 लाख, है ना? 1 करोड़ रुपए का ये घर है। आपने मुझे ये घर दिखाया, मैंने कहा घर तो बहुत अच्छा बना हुआ है, कितने रुपए का तैयार हुआ है? आपने कहा 1 करोड़ रुपए का घर है। सिंपल सी बात। अब जरा सोच के देखो, ये घर क्या है? ये घर एक एसेट्स है, क्योंकि घर आपका है, आपका अधिकार है इस पर। सिंपल सी बात। अच्छा, अब मैंने आपसे पूछा कि ये जो घर आपने बनाया हुआ है 1 करोड़ रुपए का, क्या इस घर को बनाने के लिए कहीं से कर्जा वगैरह भी लिया हुआ है? तो आपने कहा हाँ, ये पूरा 1 करोड़ रुपए जो घर बनाने के लिए लिए, पूरे 1 करोड़ बैंक ने दिए। इसका मतलब ये बैंक है और इस बैंक ने आपको, अच्छा ये आप हैं, ये आप हैं इस घर के मालिक, है ना? तो बैंक ने आपको पैसे दिए 1 करोड़ रुपए, 100 लाख, और आपने इस पैसे का इस्तेमाल करके एक घर तैयार करा दिया। अब बताओ, आप यहां खड़े हुए हैं, आपके दिमाग में दो बातें, मेरे पास एसेट भी है 1 करोड़ रुपए की और मेरी लायबिलिटी भी है 1 करोड़ रुपए की। सिंपल सी बात, मेरी एसेट्स भी 1 करोड़ की, मेरी लायबिलिटी भी 1 करोड़ की, यानी कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। सिंपल सी बात। ऐसे जैसे यहां आप खड़े, ऐसी बिजनेस मालिक
और एसेट के बीच में होता है। बिजनेस कह रहा है ये जो एसेट है ये बिजनेस की एसेट है, मेरी एसेट है, और ये जो एसेट पैदा हुई है ये मालिक की देन है, तो मालिक को ये पैसे वापस भी करने तो लाइबिलिटी भी है। सिंपल सी बात। तो एसेट्स हमेशा किसके बराबर होगी? लाइबिलिटी के, और एसेट हमेशा लाइबिलिटी के बराबर होने को ही बोलते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं। सिंपल सी बात। चलो अब आगे चलते हैं। इसको नोट कैसे करते हैं आप उसे ऐसे समझो, इसे इस तरीके से नोट करते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी और एक इस तरीके का ये बॉक्स, तो हमने क्या लिखा है? एसेट बराबर है लाइबिलिटी के। अब जो जो एसेट्स थी उनके नाम, तो वो नाम लिखे हुए हैं। हमारे पास एसेट्स में क्या क्या है? बिल्डिंग, प्लस और क्या है? फर्नीचर, प्लस और क्या है? मशीन, प्लस और क्या है? स्टॉक। अच्छा, किससे खरीदा था? मालिक ने पैसा दिया था, मालिक के पैसे को कैपिटल बोलते हैं। सिंपल। और अब रुपए लिखते हैं। बिल्डिंग कितने की है? 50 लाख। फर्नीचर कितने का खरीदा? 10 लाख का। मशीन कितने की थी? 5 लाख रुपए की। स्टॉक कितने का था? 15 लाख रुपए का। और ये सब किसके बराबर हैं? ये आखिर किसने दिए थे पैसे? मालिक ने पैसे दिए थे। तो देखो इसका टोटल करके देख लो, 50, 10, 60, 5, 65 और 15, 80। आखिर ये 80 लाख रुपए किसने दिए थे? मालिक ने। ये 80 लाख की प्रॉपर्टी क्या कहीं से फ्री में मिल गई थी क्या? स्टॉक कहीं से चोरी किया था क्या? मशीन कहीं से चोरी करके लाए थे क्या? फर्नीचर कहीं से चोरी करके लाए थे क्या? नहीं, ये हमने सारी चीजें खरीदी हैं, और खरीदने के लिए पैसा किसने दिया था? मालिक ने। इसलिए लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, और ऐसे करके टोटल करके छोड़ देते हैं। ऐसे समझो कि ये मैंने ऐसे करके टोटल करके 50 लाख प्लस 10 लाख प्लस 5 लाख प्लस 15 लाख और 80 लाख। सिंपल। बस ये अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स बराबर लायबिलिटी। ये मैंने बिल्कुल एक ऐसे समझ लो कि इस चैप्टर का लगभग एक बेसिक सारी बातें मैंने बता दी हैं। आखिर चैप्टर क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है इस चैप्टर का, और एसेट्स लायबिलिटी के बराबर कैसे हो जाती है, ये इस वीडियो को देखकर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इससे थोड़ी सी आगे की कुछ फर्दर बातें हैं, तो फर्दर बातें हम डिस्कशन करने के लिए आप ऐसा समझो, फर्दर बातों के लिए कि एसेट और लायबिलिटी में अब थोड़ा सा डिफरेंस आता है। थोड़ा डिफरेंस कैसे? ऐसे समझो, ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर मैंने लिया था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मैंने ये लिया है ना, ए बी सी डी, इन चारों ने इस बिजनेस में पैसे लगाए थे। अच्छा, इन चारों ने इस बिजनेस के अंदर 80 लाख रुपए लगाए थे, ये आपको पहले से पता है। अब सोच के देखो कि ये जो बिजनेस में ए बी सी डी ने 80 लाख रुपए लगाए, लगाने के बाद इसमें जो वो मैनेजर था, मैनेजर ने 80 लाख रुपए की ये सारी चीजें खरीद ली थी और बिजनेस शुरू कर दिया था। अच्छा, बिजनेस शुरू करने के बाद सोच के देखो, महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद मैनेजर साहब को ऐसा लगा कि ये बिजनेस और अच्छा ग्रो हो सकता है, और एबीसीडी को मैनेजर साहब ने बताई कि ये बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग और पैसा लगा दो।
और सोच के देखो ABCD ने कहा नहीं हमारे पास अब उतना पैसा नहीं है, जितना था हमने लगा दिया है, अब हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, इतने से बिजनेस चला सकते हैं। मैनेजर साहब ने ये ऐसे समझ लो किसी विद्वान ने ये आइडिया दिया इन चारों को कि हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस से लोन ले सकते हैं। अच्छा, इन चारों ने मैनेजर साहब को ये ऑर्डर दे दिया कि मैनेजर साहब आप ना एक काम करो, बैंक से लोन सैंक्शन करा दो, लोन ले लो बैंक से। मैनेजर साहब बैंक गए और बैंक से जाके कहते हैं बैंक 20 लाख रुपए की जरूरत है। बैंक ने बिजनेस की सारी चीजें चेक करी, सारे कागज चेक करे, कैसा धंधा चल रहा है चेक करा, और बैंक को लगा सब कुछ सही है और बैंक ने 20 लाख रुपए दे दिए इस बिजनेस को। तो अब एक बात बताओ, अब इस बिजनेस के ऊपर कितना पैसा है? 80 लाख तो मालिकों का है और 20 लाख रुपए बैंक के हैं, है ना? तो टोटल कितना रुपए है? 1 करोड़ रुपए। अब बताओ बिजनेस की लायबिलिटी कितनी है? 80 लाख तो इन्हें देना है। जब भी मालिक कहेंगे हमारा पैसा बताओ, हमारा पैसा दो, तो इन्हें देना है। और 20 लाख रुपए जिस बैंक से लिया उन्हें देना है। सिंपल सी बात, जिस बैंक से लिया उन्हें देना है। तो टोटल 1 करोड़ रुपए लायबिलिटी है। सिंपल सी बात। अब एक और बात, इसका मतलब बिजनेस के ऊपर 2 टाइप की लायबिलिटी होती है, टाइप 1, टाइप 2, 2 टाइप की। ये भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी। इनके द्वारा दिए गए पैसे बिजनेस को, ये भी लायबिलिटी है। इनके द्वारा दिए गए पैसे बिजनेस को, ये भी लायबिलिटी है। सिंपल। अच्छा, बस फर्क इतना है, ये बिजनेस के मालिक हैं, ओनर हैं, घर के लोग हैं, ऐसे समझ लो बिजनेस के खुद के लोग हैं, इसलिए ओनर के द्वारा दिया गया पैसा इंटरनल लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी। और ये बैंक बिजनेस की बैंक थोड़ी है, बिजनेस के कोई रिश्तेदार थोड़ी है, बिजनेस के साथ कोई रिलेशन थोड़ी है, इसलिए ये एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाती है। बाहर के लोग हैं, ये बैंक बाहर के लोग हैं, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। और एक्सटर्नल लायबिलिटी को एक शब्द और बोला जाता है, आउटसाइड लायबिलिटी। सिंपल। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं इन दोनों बातों को कि मुझे पैसों की बड़ी जरूरत थी। इन दोनों बातों को ऐसे समझ सकते हो, मुझे पैसे की बड़ी जरूरत थी, मैंने जाकर अपने पापा से कुछ पैसे ले लिए, है ना? तो मैंने जो पापा से पैसे ले लिए, पापा घर के ही आदमी है, तो वो मेरे पापा को भी, पापा ने मुझे पैसे तो दिए, पर ये कहते हुए दिए लौटा देना, ये नहीं कि पैसे रख ले और ये समझ के रख ले पापा के तो पैसे हैं वापस नहीं करने, नहीं, इस बार मैं जो तुझे पैसे दे रहा हूं वो वापस करने पड़ेंगे। तो मैंने जो पापा से उधार लिए या मुझे जो पापा ने पैसे दिए, वो एक मेरे पापा ने दिए, घर के सदस्य मेरे साथ ही रहते हैं, इंटरनल लायबिलिटी, मतलब घर की लायबिलिटी है। और फिर भी मेरे खर्चे पूरे नहीं हो पाए, मुझे और जरूरत है, पापा ने तो जितनी मदद करनी थी कर दी, अब मैं जाकर किसी दोस्त से मांग रहा हूं। दोस्त कोई घर का बंदा तो है नहीं, मेरे साथ रहता तो है नहीं, मेरे साथ पैदा तो हुआ नहीं है, सिंपल सी बात, मेरा कोई ब्लड रिलेशन तो है नहीं। तो दोस्त ने मुझे उधार दे दी है, या दोस्त के दोस्त ने मुझे उधार दे दी है, या किसी बाहर के आदमी से मैंने उधार ले लिए, तो उससे लिए गए पैसों को बोला जाता है एक्सटर्नल लायबिलिटी या बाहर वालों की लायबिलिटी। तो इंसान 2 टाइप के कर्जे लेता है हमेशा, या तो बाहर वालों से जिससे कोई वैसा रिलेशन ना हो, खून का ब्लड रिलेशन ना हो, या अपने घर से जो ब्लड रिलेशन है, जिससे ब्लड रिलेशन है, इंटरनल लायबिलिटी। आउटसाइड से किसी बाहर से लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसलिए यहां पर हम जब लिखेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं, एसेट्स बराबर लायबिलिटी। ये सच बात है, बट थोड़ी सी अधूरी बात है। एसेट्स बराबर 2 तरीके की लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। सिंपल। ये जो इंटरनल लायबिलिटी है, ये मालिक ने दी है इसलिए इसे बोलते हैं कैपिटल, और ये बाहर वालों ने दी है इसलिए इसे बोलते हैं आउटसाइड
लायबिलिटी, बाहर वालों का कर्जा, सिंपल, और इसको बनाकर बनता है एसेट्स। एसेट्स बराबर होता है कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी। ये पूरा सच है, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी। इस केस में मैंने बाहर वालों से पैसा नहीं लिया था, इसलिए आपको कैपिटल दिख रहा है, पर अगर बाहर वालों से पैसा लिया होता तो कैपिटल के साथ साथ प्लस करके लिखता मैं आउटसाइड लायबिलिटी, अगर बाहर वालों से पैसा लिया होता तो। सिंपल सी बात, ये अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे बेसिक हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी। जब भी आपसे कोई पूछे अकाउंटिंग इक्वेशन, आप कहोगे एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी। सिंपल, अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे बेसिक, सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए। अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस रह गए, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।